हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग शिक्षण कौशल का 6वां पार्ट देखेंगे। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपकी सुपर टेट परीक्षा, जूनियर प्राइमरी दोनों परीक्षाओं में यहाँ से 5 से 10 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी वीडियो को जाकर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, और इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 81 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? प्रयोगशाला विधि, समूह वार्तालाप, व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 3 प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका सृजनात्मक क्रियाकलाप द्वारा शिक्षा देना होता है, जिसमें विद्यार्थी किसी कार्य को करके सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे पहला है अच्छे प्रश्न बनाना एक कठिन कार्य है, तो ये तो दोष है। ठीक है, इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली विधि से, इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं, तो ये मुख्य दोष है। ठीक है, इसका प्रश्नावली विधि का मुख्य दोष होगा। ठीक है, और हो सकता है कि यह सम्मिलित प्रश्न सुनियोजित ना हो, सही है। हो सकता है लोग प्रश्नों के उत्तर देने में रुचि न रखते हों, तो ये भी गुण में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मुख्य दोष है इस विधि से जो है अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोष ये नहीं है पूछा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वो है। तो उपचारात्मक विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सामान्य बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे। तो यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक बच्चों के लिए। ठीक है, उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। समस्यात्मक बालकों के लिए उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, और इस विधि के अंतर्गत जो है बालक की समस्या के कारणों का पता लगाकर उनका निदान किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली शिक्षार्थी होता है तो कैसा होता है? एक प्रभावशाली जो शिक्षार्थी होता है वो कैसा होता है? बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी, अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो अपसारी चिंतक होता है। जो प्रभावशाली शिक्षार्थी होता है वो अपसारी चिंतक होता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अपसारी चिंतक इस प्रकार के चिंतन में समस्या के अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यक्ति अपनी कितनी आसानी से और कितनी संख्या में विचार उत्पन्न कर सकता है, नम्यता एवं मौलिकता पर निर्भर करता है। गिलफोर्ड ने जो है उनके अनुसार सृजनात्मक चिंतन का मूल रूप जो है अपसारी होता है। ठीक है, ये कहा था गिलफोर्ड ने, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गिलफोर्ड ने कहा था कि सृजनात्मक चिंतन का मूल रूप जो है वो अपसारी होता है। अतः जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होता है वो अपसारी चिंतक होता है। ठीक है, तो ये कहा था गिलफोर्ड महोदय ने, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और एक प्रभावशाली जो शिक्षार्थी होता है वो अपसारी चिंतक होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक क्या है? मुख्य संघटक क्या है पाठ प्रस्तावना कौशल का? तो हो जाएगा पूर्व ज्ञान। ठीक है, मुख्य घटक कौन क्या है? पूर्व ज्ञान। पाठ प्रस्तावना कौशल का जो मुख्य संघटक होता है वो पूर्व ज्ञान होता है। विद्यार्थियों को पाठ को पढ़ाने से पूर्व यह पता लगाना कि आवश्यक है कि विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका मुख्य माना जाता है पूर्व ज्ञान। 86 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए जो है आवश्यक है कि शिक्षक जो है छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को जो है छात्रों से पूछे, जिसे जो है सामान्यतः प्रस्तावना प्रश्न कहे जाते हैं। ठीक है, इसके लिए शिक्षक में प्रश्न कौशल का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालिता, यहाँ पे खाली जगह है, किसके कारण हो सकती है? प्रतिभाशालिता जो है किसके कारण हो सकती है? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्धि वातावरण,
सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, तो किसके द्वारा हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के द्वारा जो है प्रतिभाशाली बालकों बच्चों में, ठीक है, तो बच्चों में प्रतिभाशालिता और आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के द्वारा जो है हो सकती है। ठीक है, प्रतिभाशालिता बच्चों में आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के द्वारा हो सकती है। अर्थात वे बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं जिनकी आनुवंशिकता प्रगतिशील पूंजी देती है और वातावरण उस पूंजी को निवेश करने के लिए जो है उचित परिस्थिति का निर्माण करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ये किस विधि के जो है सोपान हैं? अंतर्दर्शन विधि, आगमन विधि, बहिर्दर्शन विधि, निगमन विधि। ठीक है, तो आगमन विधि हो जाएगा। ठीक है, आगमन विधि के द्वारा तो ही पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर जो है पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे उदाहरण, निरीक्षण और विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ये जो है आगमन विधि के सोपान है। ठीक है, और शिक्षण की आगमन विधि में जो है शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर जो है सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे का गुण है। तो प्रतिभाशाली बच्चे का गुण क्या होता है? अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में बहुत पीछे रहते हैं, तो ये तो गलत है। कम बुद्धिलब्धि, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीव्र निर्णय लेने तथा आत्मविश्वास होना, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरों में अंतःक्रिया करने का असमर्थ होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो 130 होती है, 130 से ऊपर ही पाई जाती है। ठीक है, अब प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं तीव्र निर्णय लेते हैं तथा आत्मविश्वासी होते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षण विधि में दो या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थी पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं, यह विधि है। तो यह कौन सी विधि है? तो ये टोली विधि हो जाएगा। ठीक है, टोली शिक्षण, इस प्रविधि का विकास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 1950 के 60 के दशक में ये हुआ था। ठीक है, और टोली शिक्षण विधि में शिक्षक द्वारा जो है छात्रों के समूह का निर्माण किया जाता है ताकि छात्र जो है समायोजन की क्षमता का विकास हो सके। क्योंकि इस समूह में अलग अलग योग्यता वाले छात्रों का मिश्रण होता है, अतः उन्हें निर्देशित करने के लिए एक से अधिक शिक्षक की आवश्यकता महसूस की जाती है ताकि वे शिक्षक छात्रों के लिए जो है सहयोगपूर्ण वातावरण बनाने में सहयोग प्रदान कर सके और मूल्यांकन प्रभावपूर्ण रूप से कर सकें। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो समानता की भावना का विकास, ये तो सही है। धनात्मक आत्म सम्मान का विकास, ये भी सही है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, तो आत्महीनता कहाँ से होगा? ये गलत हो जाएगा, तो यही ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कौन सा गलत है, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। समावेशित विद्यालय योजना जो मुख्य लक्ष्य है, उसका मुख्य लक्ष्य होता है विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए समान अवसर देना, विद्यार्थियों में समानता की भावना का विकास करना, विद्यार्थियों में आत्मसम्मान की भावना का विकास करना, नैतिकता व व्यक्तित्व का निर्माण करना, ये सभी जो है समावेशित विद्यालय योजना के मुख्य लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना ये नहीं आता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? तो वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, तो गलत है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, गलत है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, ये भी गलत है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी ये क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों का अध्ययन भी बाल विकास क्षेत्र के अध्ययन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं के अध्ययन भी आ जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन आ जाता है। यहाँ पे अध्ययन क्षेत्र पूछा है, हम थोड़ा सा प्रश्न को देखें नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त तो जो सभी हैं ये बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, मनुष्य जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को जो है बाल विकास कहा जाता है तथा इसके अंतर्गत बालक की जो है विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और इसके साथ ही बालक के व्यक्तिगत विभिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए?
सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय में विद्यार्थियों के खेलने से उनमें समायोजन की क्षमता का विकास तथा शारीरिक संतुलन का विकास सही ढंग से होता है। इसलिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो है खेल विधि को शिक्षण कौशल में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है? नहीं पूछा है। तो अच्छे प्रश्न बनाना एक कठिन कार्य है, तो ये दोष है, नहीं है पूछा यहाँ पे। तो इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न पहले ही पार्ट में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नावली विधि द्वारा जो है व्यक्तियों के विचारों को नहीं जाना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यह विधि जो है वस्तुनिष्ठ होती है, जिसमें विचारों का समावेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं, तो ये उसका दोष है, दोष नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? तो शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या कौन सा है? विषय वस्तु को समझने की समस्या, तो ये तो समस्या नहीं है। ठीक है, यही समस्या है। ठीक है, शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे विषय वस्तु को समझने की समस्या तो संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो कक्ष में अनुशासन, ये शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या नहीं है। परीक्षा में नकल कराना, कक्षा में देरी, ये सब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे संबंधित समस्या पूछ रहा है, तो विषय वस्तु को समझने की समस्या शिक्षण अधिगम की मुख्य समस्या मानी जाती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं? सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में तथा तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में जो है हम कर सकते हैं। शिक्षक जो होता है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग जो है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए कर सकते हैं। अर्थात कहा जाए तो सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चों की प्रगति तथा सीखने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग नवीन ज्ञान देने से पहले किया जाता है, जबकि सीखने के मूल्यांकन का प्रयोग जो है शिक्षण के बाद किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि कौन सी है? तो अवलोकन, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है। प्रतिभाशाली वाले कोई होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है, 130 से ऊपर होती है। ठीक है, और सामाजिक नेतृत्व की क्षमता से पूर्ण होते हैं तथा सांख्यिकीय आधार पर औसत से अधिक अंक पाते हैं। इस प्रकार की विशेषताओं को पहचानने के लिए उनका बुद्धि परीक्षण तथा व्यक्तित्व परीक्षण करना आवश्यक होता है। तो ये सभी इसमें हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? तो नहीं होती है पूछा है, तो यहाँ धैर्यशीलता का कम होना। ठीक है, ये समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को इसकी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी ये आवश्यक होता है। समस्यागत क्षेत्रों में बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क, निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, ये सभी जो है आवश्यकता में आते हैं। ठीक है, आवश्यकता नहीं होती है तो धैर्यशीलता का कम होना, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। 89 नंबर क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन जो है शिक्षकों की सहायता करता है। तो कौन सा सहायता करता है? तो ये करता है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ठीक है, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में जो है शिक्षकों की सहायता करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ाने की आवश्यकता का आधार क्या है? शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ाने की आवश्यकता का आधार क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नीचे है थोड़ा सा, सभी छात्र समान नहीं हैं, विभिन्न देशों की शिक्षा विभिन्न प्रणालियों का होना, अलग अलग दर्शनों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिक्षण सिखाने के बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ाने की आवश्यकता का आधार जो है अलग अलग दर्शनों ने शिक्षा के हर पहलू का अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त करना है। जैसे प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा का आधार जो है समाज है, उसी प्रकार आदर्शवादी का आधार अध्यात्म है। इन्हीं के आधार पर जो है शिक्षण के सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा था आपसे कि शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ाने की आवश्यकता का आधार क्या है?
ठीक है। तो उसका आधार ये है कि अलग अलग दर्शनों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण को व्यक्त किए हैं, इसलिए जो है इसको आधार मानकर पढ़ाया गया है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न जो है पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।